Good morning everyone. My name is Charujan and today I am going to discuss previous year paper of November 2017. So in this next question was define resonance. रेजोनेंस के लिए तुम्हें सबसे पहले कंडीशन पता होनी चाहिए कि हमारे पास क्या क्या कंडीशन होती है रेजोनेंस की। तो सबसे पहली कंडीशन होती है हमारे पास एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। एक्सएल क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्सी क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो उस टाइम पे कौन सी कंडीशन होगी हमारे पास रेजोनेंस की। एक्सएल का फॉर्मूला तुम्हें पता है कि क्या होता है 2 पाई एफ एल और एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एफ सी, राइट। बट इस केस में हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ना यूज करके कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ आर से। तो इसलिए हम यहाँ पे एफ आर लेंगे। अगर हम इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एफ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी। तो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट कंडीशन रेजोनेंस की। सेकंड, अगर तुम्हारे पास रेजोनेंस आएगा तो इसको तुम पूरा डिराइव करके दिखाओगे। थर्ड, इसमें अगर तुम्हें पता है कि अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है तो जेड की वैल्यू क्या होगी। नॉर्मल केसेस में जेड का क्या फॉर्मूला होता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यही होता है। बट अगर रेजोनेंस की कंडीशन है तो उस केस में एक्सएल की वैल्यू किसके इक्वल है, एक्सी के इक्वल है, तो जेड की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, आर के इक्वल हो गई। तो ये आ गई हमारे पास थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन, अगर तुम्हें पता है कि z की वैल्यू r के इक्वल है तो इम्पिडेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इम्पिडेंस r के इक्वल है तो इम्पिडेंस की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, राइट। क्योंकि पहले क्या था, ये पूरी वैल्यू थी, अब इम्पिडेंस की वैल्यू सिर्फ r के इक्वल है। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास इम्पिडेंस मिनिमम, की हमारे पास इम्पिडेंस क्या हो गया, मिनिमम हो गया, कम से कम हो गया। अब तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारे पास रेजिस्टेंस कम है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। तो अगर इम्पिडेंस मिनिमम है तो करंट क्या होगा तुम्हारे पास, मैक्सिमम होगा। तो इसमें हमारे पास ये 5 कंडीशन आ गई रेजोनेंस की। कौन कौन सी कंडीशन आ गई, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, एफ आर की वैल्यू ये है, जेड की वैल्यू आर के इक्वल है, इम्पिडेंस मिनिमम है और करंट क्या है, मैक्सिमम है। तुम्हें ये पांचों की पांचों कंडीशन लिख के आनी है रेजोनेंस के केस में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, रेजोनेंस पे ही बेस्ड है। अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 9 हेनरी, जैसे जैसे इन्होंने दिया हुआ है हम वैसे वैसे फिगर बना लेते हैं। मतलब हमारे पास कॉइल है, कॉइल का मतलब साफ है कि मतलब आर और एल का सीरीज में कॉम्बिनेशन। ये ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉइल को सिर्फ इंडक्टर ले लेते हैं वो, बट कॉइल क्या है हमारे पास, आर और एल का सीरीज में कॉम्बिनेशन। तो कॉइल है, कॉइल बना लेते हैं, मतलब आर और एल का कॉम्बिनेशन। उसमें इन्होंने दी हुई है इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है, 9 हेनरी। अगर यहाँ पे मिली हेनरी होता तो तुम्हें उसे कन्वर्ट करना पड़ता मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ से, क्योंकि तुम्हें इसे स्टैंडर्ड यूनिट में मेंटेन करना है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे दी, 50 ओम दे दी। इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर, कैपेसिटर के साथ ये कॉइल कनेक्ट है एट अ कांस्टेंट वोल्टेज। हमें नहीं पता कि कितनी वोल्टेज है, कुछ भी वोल्टेज है बट वो कांस्टेंट है। फ्रॉम अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स, जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। इफ द मैक्सिमम करंट इज 1 एम्पियर, देखो ये कभी भी ना डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि तुम्हारे पास रेजोनेंस है, ये इनडायरेक्टली ही बोलेंगे। अब इन्होंने क्या बोल दिया, मैक्सिमम करंट। अभी मैंने तुम्हें क्या बताई है कंडीशन रेजोनेंस की, कि इम्पिडेंस क्या होता है, मिनिमम, और करंट क्या होता है, मैक्सिमम। तो ज़्यादातर ये वाली कंडीशन यूज़ करते हैं। इफ़ द करंट इज़ मैक्सिमम, तो इन्होंने बोल दिया कि अब ये कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन है, क्योंकि रेजोनेंस की ही कंडीशन में हमारे पास मैक्सिमम करंट होता है। मैक्सिमम करंट इज़ 1 एम्पियर, कि इसमें हमारे पास करंट आई मैक्स कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। कितनी फ्रीक्वेंसी पे फ्लो हो रहा है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 75 हर्ट्स। फाइंड द फ्रीक्वेंसी व्हेन द करंट इज 0.5 एम्पियर। अब हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, इजी है, बस इसमें रेजोनेंस की कंडीशन यूज हुई हुई है तो इसलिए तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। अब अभी हमने पढ़ा कि अगर रेजोनेंस है तो रेजोनेंस के केस में एक्सएल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एक्सी के इक्वल होती है, राइट। तो हमारे पास एक्सएल का क्या फॉर्मूला होता है, ओमेगा एल, दैट इज 2 पाई एफ आर
एल, तो हमें 2 की भी वैल्यू पता है, पाई की भी वैल्यू पता है 3.14, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देखो उन्होंने दे दिया मैक्सिमम करंट पे इतनी फ्रीक्वेंसी है, तो मैक्सिमम करंट कौन सी कंडीशन हो गई हमारे पास, रेजोनेंस की कंडीशन हो गई, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फिर कितनी हो गई 75 हर्ट्स है, और इंडक्टेंस की भी वैल्यू दे दी 9 हेनरी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4239 ओम आ जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास एक्सएल की वैल्यू आ गई, तो हमने एक्सएल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 4239, और ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, एक्ससी के इक्वल आ गया, राइट, एक्ससी के ये इक्वल आ गया। आई होप तुम्हें यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी। हमारे पास एफ आर की भी वैल्यू है, हमारे पास 2 की भी वैल्यू है, हमारे पास पाई की भी वैल्यू है, हमारे पास एल की भी वैल्यू है, तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी क्या, 75 इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ एल सी। मैं पूरा कैलकुलेट नहीं कर रही, तुम्हें कैलकुलेशन खुद करनी है, मैं डायरेक्ट वैल्यू बता रही हूँ। तो वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको सॉल्व करके 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁻�6। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास c की भी वैल्यू आ गई, कितनी आई है c की वैल्यू, मर्जी है तुम्हारी, c की वैल्यू तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो xc से, क्योंकि xc का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 पाई FRC। तो 2 भी पता है, पाई भी पता है, FR भी पता है, XC भी पता है, C यहाँ से निकाल लो या फिर वहाँ से निकालो, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। ये यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन करा है ये रेजोनेंस की कंडीशन पे करा है, बट अब हमारे पास रेजोनेंस की कंडीशन खत्म हो गई है। क्यों खत्म हो गई है, क्योंकि यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कहा है कि करंट की वैल्यू क्या कर दी, हाफ कर दी, हाफ कर दी, तो इसका मतलब क्या है, करंट मैक्सिमम नहीं रहा, और करंट मैक्सिमम नहीं रहा तो रेजोनेंस की कंडीशन भी नहीं रही। तो इस पे यहाँ पे तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो नॉट रेजोनेंस या फिर नॉट इन रेजोनेंस, कि ये वाली कंडीशन अब हमारी रेजोनेंस की नहीं है। इसमें हमने करंट की वैल्यू निकाल, करंट की वैल्यू गिवन है 0.5 एम्पियर, करंट हाफ हो गया तो अब रेजोनेंस खत्म हो गया, ठीक है। अब विदाउट रेजोनेंस हमें एफ की वैल्यू निकालनी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है। अब अगेन तुम्हें फॉर्मूला पता है ओम्स लॉ का, I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, V/Z होता है। V हमें नहीं पता तो एज इट इज लिख देते हैं। Z का हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है, रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है Z का। अब अगेन मैंने क्यों नहीं यूज करा रेजोनेंस का, क्योंकि अब हमारे पास रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है, क्योंकि अब करंट की वैल्यू क्या हो गई, हाफ हो गई, 0.5 हो गई, राइट। तो v बाय नॉर्मल मैंने फॉर्मूला यूज करा है, v हमें अगेन नहीं पता तो v को एज इट इज लिख लो। ओके, तो रूट की वैल्यू, रूट मीन्स 50, r की वैल्यू 50 है, और xl की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितनी थी 4239, माइनस xc की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अगर c की वैल्यू यहाँ पे 0.05 इंटू 10⁻⁻6 है, तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, xc की वैल्यू आ जाएगी। बट अभी तुम्हें xc एज इट इज ऐसे ही लिखना है, xc का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, करंट, करंट तुम्हारा क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, राइट, करंट तुम्हारा क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। नॉर्मल केसेस में करंट क्या होएगा, V/R होता है, बट अब करंट तुम्हारा हाफ हो रहा है तो इसको ही मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। कर सकते हैं ऐसे। मैं एक बार ये चीज़ दोबारा बता रही हूँ तुम्हें, देखो ये वाला जो करंट है, ये करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू V/R। अब इन्होंने क्या कहा था, पहले करंट हमारे पास कितना था 1 एम्पियर, और अब करंट हमारे पास कितना हो गया 0.5 एम्पियर। तो करंट को एग्जैक्टली हाफ कर दिया, तो हम इसको ये लिख सकते हैं I/2। वो वाले कंडीशन कौन से करंट को मैंने हाफ करा है, रेजोनेंस वाले करंट को हाफ करा है या मैक्सिमम वाले करंट को हाफ करा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा IR/2। और IR का तो तुम्हें फॉर्मूला पता है, IR मतलब ये रेजोनेंस के लिए बोल रहा है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा V/2R। ऐसा हमने क्यों करा, देखो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते तो करंट भी हमें नहीं पता, वोल्टेज भी हमें नहीं पता, तो हमारे पास दो दो वेरिएबल हैं, और XC भी हमें नहीं पता, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। बट अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास V से V तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और R की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 50 है, तो इसको मैं वैल्यू पुट कर दूंगी, तो 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 50 का स्क्वेयर प्लस 4239 माइनस XC का होल स्क्वायर, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास
ये 2 × 50 पता है, 50 पता है, 4239 पता है, तो यहाँ से हमारे पास XC की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं यहीं पे ही कर रही हूँ, XC की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही कि कितनी वैल्यू आएगी, वो तुम कैलकुलेशन पार्ट खुद करना, बट हमें पता है कि XC का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2πFRC, राइट। तो इसमें अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी वैल्यू पता है। XC की वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ओके। 1/2 पाई FR की वैल्यू तुम्हें निकालनी ही है। C की वैल्यू ये वाली पुट करोगे तो 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶ आ गई। तो इसको पूरा सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओ, मैं इसको दूसरे मेथड से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, मैं एक बार फिर भी ओवरव्यू दे देती हूँ। मैंने क्या करा था, आर एल सी की इनमें वैल्यूज गिवन है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी करके हमने एक्सी की वैल्यू निकाल ली थी, और हमने 1/2 पाई रूट LC से हमने सी की वैल्यू निकाल ली थी। बट यहाँ तक जो हमने करा था वो रेजोनेंस के अंडर था, अब वो रेजोनेंस से हट गया तो इट मीन्स कि नॉर्मल फॉर्मूला हो जाएगा V/Z, Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। आई क्या हो गया, हाफ हो गया, आई को हमने लिख दिया V/R और करंट को हाफ कर दिया तो ये 2 अलग से आ गया। सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो जो भी यहाँ से XC की वैल्यू निकलेगी वो तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो, और इसके बाद तुम्हारे पास FR की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, एक्सप्लेन विद फेजर डायग्राम विद द मेजरमेंट ऑफ पावर एंड पावर फैक्टर ऑफ बैलेंस 3 फेज लोड विद द हेल्प ऑफ 2 वॉटमीटर मेथड। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 2 वॉटमीटर मेथड होता क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुमने देखा होगा पेपर में, या तो इस पे बेस्ड इन्होंने थ्योरी दी हुई है या फिर इस पे बेस्ड इन्होंने न्यूमेरिकल दिया ही हुआ है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2 वॉटमीटर मेथड में क्या होता है कि वॉटमीटर तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वॉटमीटर क्या करता है, वॉटमीटर पावर को मेजर करता है। अब 2 वॉटमीटर मतलब हमने 2 वॉटमीटर लगाए हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना। अब मैं स्टार कनेक्शन के अकॉर्डिंग ले लेती हूँ कि ये हमारे पास क्या है, स्टार कनेक्शन है, और इस पे हमने 2 वॉटमीटर लगाए हैं। ओके, अब वॉटमीटर का सिंबल आई होप तुम्हें पता होगा। वॉटमीटर में एक करंट कॉइल होती है, ये हमारे पास करंट कॉइल है, और ये हमारे पास पोटेंशियल कॉइल है। मैंने देखो जो वॉटमीटर है ये मैंने किस पे लगाया है, आर है, वाई है, बी है। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम आर और वाई में भी लगा सकते हो, आर और बी में भी लगा सकते हो, वाई और बी में भी लगा सकते हो। ये टोटली तुम पे है कि किसी भी 2 लाइन पे तुम वॉटमीटर लगा सकते हो। ये आर पे मैंने लगा दिया, दूसरा वॉटमीटर मैं वाई पे लगा देती हूँ। ऐसे सर्कल बनाते हैं और उसके बाद इसको भी कनेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारे पास W1, और ये क्या हो गया तुम्हारे पास W2। अब ये R है तो इसमें कितनी करंट जाएगी, IR ही जाएगी। ये Y है तो इसमें कितनी करंट जाएगी, IY जाएगी। और ये B है तो इसमें कितनी करंट जाएगी, IB जाएगी। ओके, अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, अब ये स्टार है तो ये बीच वाला पॉइंट क्या होगा, न्यूट्रल। तो ये R और N से कनेक्ट है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, VRN। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, ये B और N से कनेक्ट है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, VBN। ये Y और N से कनेक्ट है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, VYN। इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए स्टार और डेल्टा का, आई होप तुम्हें वो आता होगा। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, W1 की वैल्यू चाहिए। तुम्हें पता है W1 मतलब पावर है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तुमने पढ़ा था VI cos phi, यही पढ़ा था। अब W1 में देखो कितनी कौन सी करंट जा रही है हमारे पास, W1 में हमारे पास जा रही है IR, यही जा रही है। ठीक है, W1 में हमारे पास कौन सी करंट जा रही है, IR जा रही है। और इसके अक्रॉस हमारे पास वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है हमारे पास, ये R से कनेक्ट है W1 और Y से कनेक्ट है तो इसके अक्रॉस हमारे पास वोल्टेज कितनी हो गई, VRY cos ऑफ 30 - 5। ये 30 - 5 कैसे आए ये मैं फेजर डायग्राम के थ्रू बाद में बताऊंगी, पहले अभी के लिए यही समझ लो कि W1 की ये वैल्यू है। इसी तरह बताओ W2 की क्या वैल्यू होगी, W2 में कितना करंट जा रहा है, IY।
तो ये आई वाई लिख लेते हैं। इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, ये W2 तुम्हारा Y और B से कनेक्ट है ना, ये Y से कनेक्ट है और दूसरी वाली लाइन B से कनेक्ट है, तो वोल्टेज कितनी होगी VYB, और ये कितना हो जाएगा cos ऑफ 30 प्लस 5। अगेन ये वैल्यू कैसे आई है 30 प्लस 5 फेज एंगल की, ये तुम्हारी फेजर डायग्राम से निकलेगी। ठीक है, अब अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें ये भी पता होगा कि हमारे पास आई आर क्या है, लाइन करंट है, राइट। आई आर इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई एल। सिमिलरली वी आर वाई इज इक्वल टू वी वाई बी इज इक्वल टू वी आर बी इज इक्वल टू वी एल। ये सब क्या है, लाइन करंट है और लाइन वोल्टेज है। तो इसको मैं लाइन करंट के इक्वल लिख सकती हूँ, इसको मैं वी एल के इक्वल लिख सकती हूँ। वी एल का मतलब क्या है, लाइन वोल्टेज, क्योंकि ये वोल्टेज लाइन और लाइन के बीच में, आर और वाई के बीच में, मतलब ये लाइन के बीच में है। सिमिलरली आई वाई बी क्या है, लाइन करंट है, और तुम्हारे पास वी वाई बी, वाई और बी लाइन वोल्टेज है। तो अगर मैं इसको आई एल और वी एल के टर्म्स में लिखूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, W1 इज इक्वल टू वी एल आई एल कॉस ऑफ 30 माइनस 5, W2 इज इक्वल टू वी एल आई एल कॉस ऑफ 30 प्लस 5। ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं क्योंकि तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में ये दोनों फॉर्मूले से रिलेटेड पूछे हुए हैं न्यूमेरिकल्स, तो इन फॉर्मूलाज को याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमें क्या करना है, एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, W1 प्लस W2, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। W1 प्लस W2 को अगेन मैं सॉल्व नहीं करके दिखा रही, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, √3 VL IL cos ऑफ 5। इसमें जो तुम्हारा फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला बता देती हूँ, cos ऑफ A माइनस B का फॉर्मूला लगेगा, और तुम्हारा फॉर्मूला लगेगा cos ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, cos ऑफ A माइनस बी और cos ऑफ A प्लस बी का तुमने फॉर्मूला पढ़ा भी हुआ है 10th क्लास में। cos ऑफ A माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, cos A cos B प्लस sin A sin B, यही फॉर्मूला था। इसी तरह इसमें क्या होता था, उल्टा हो जाता था, इसका फॉर्मूला क्या था, cos A cos B माइनस sin A sin B। तुम जब इसे खुद से सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे फर्दर हमने सॉल्व करा है, बस ये फॉर्मूलेस तुम्हें पुट करने हैं। सिमिलरली अगर हम W1 माइनस W2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी VL IL sin 5। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं तुम्हें बता दूंगी। नेक्स्ट है, अब हमें इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है। एक एक आ गई हमारे पास इक्वेशन 1 और एक आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को हमें डिवाइड करना है बाय इक्वेशन 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 इज इक्वल टू VL IL साइन 5 डिवाइडेड बाय √3 VL IL cos 5। अब इस पे तुम सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे तो VL से IL, VL IL से ये कट गया, राइट। साइन 5 बाई कॉस 5 कितना होता है हमारे पास, tan 5 होता है। तो ये कितना हो गया हमारे पास 1/√3 tan 5। अब मैं अगर इस tan 5 को उधर भेज दूंगी, लेफ्ट हैंड साइड भेज दूंगी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, √3 W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 इज इक्वल टू tan 5। ओके, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 5 की वैल्यू चाहिए, तो tan को भी उधर भेज देते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था। क्वेश्चन में हमें क्या कहा था, पावर एंड पावर फैक्टर। तुम्हें पता होगा कि पावर फैक्टर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, cos 5। cos 5 क्या होता है हमारे पास, PF मतलब क्या होता है, पावर फैक्टर। तो अब हमारे पास 5 की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास cos की भी वैल्यू आ जाएगी। कैसे, दोनों साइड cos से तुम क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये आ गई तुम्हारे पास फुल एंड फाइनल पावर फैक्टर की वैल्यू। ये अगेन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, cos ऑफ tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। जनरली ये न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, W1 और W2 की वैल्यू दे देते हैं और तुमसे पावर फैक्टर पूछ लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके फेजर डायग्राम पे। फेजर डायग्राम बिल्कुल ध्यान से समझना, मैक्सिमम बच्चे फेजर डायग्राम पे ही अटक जाते हैं। तीन हमारे पास करंट है, तीनों करंट हमारे पास 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड हैं, फेज डिफरेंस इनका 120 डिग्री है। ये सपोज हो गई हमारे पास IB, ये सपोज हो गई हमारे पास IR, और ये सपोज हो गई हमारे पास IY। ओके,
अब तुम्हें पता है कि इंडक्टर के केस में क्या होता है, वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है करंट से, राइट। जैसे सॉरी, करंट तुम्हारा क्या करता है, लैग करता है वोल्टेज से। अगर तुम्हें याद नहीं रहे तो तुम इसको ट्रिक से याद कर सकते हो। तुम्हारे लिए क्या ट्रिक है, सिविल, सिविल, सिविल वर्ड तो कभी भूलोगे नहीं। सी फॉर कैपेसिटर, कैपेसिटर के केस में करंट क्या होता है, आगे होता है वोल्टेज से, तो करंट लीड करता है। एल, एल मतलब क्या है, इंडक्टर, और इंडक्टर के केस में वोल्टेज पहले है करंट से, तो वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। इसको दोबारा पढ़ लेना, सिविल वर्ड से तुम कभी भी भूलोगे नहीं। अब वोल्टेज इसमें क्या कर रहा है, इंडक्टर के केस में लीड कर रहा है, तो हम वोल्टेज क्या कर रहे हैं, करंट से लीडिंग उस पर बना देते हैं, ठीक है। ये आई बी है, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, वी बी एन, और कितने एंगल से लीड कर रहा है, फाई एंगल से। सिमिलरली यहाँ पे आई आर है, तो वोल्टेज, सो वो आई आर है, तो वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ये आई आर है, तो ये कितना हो जाएगा, वी आर एन, अगेन ये कितने एंगल से लीड कर रहा है, फाई एंगल से। ये आई वाई है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, वी वाई एन, और ये कितने एंगल से लीड कर रहा है, फाई एंगल से, राइट। अब वी बी एन के जस्ट अपोजिट एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस वी बी एन। वी बी एन के अपोजिट जस्ट हमने उससे अपोजिट एक स्ट्रेट लाइन खींच ली, ठीक है, वी बी एन के अपोजिट माइनस वी बी एन हो गया। तो अब देखो तुम्हारे पास दो कंपोनेंट है, एक वी बी एन और एक वी आर एन। इसके लिए तुम्हें स्टार और डेल्टा का फेजर डायग्राम थोड़ा सा आना चाहिए। अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है, वी बी आर है, तो इसके दो कंपोनेंट कौन से होते हैं, वी बी एन है और वी आर एन है। तो अब हमें उल्टा दिया हुआ है, मतलब कि हमें कंपोनेंट्स तो दे दिए, कौन कौन से, वी बी एन और वी आर एन, मेन वोल्टेज नहीं दिया हो, तो मेन वोल्टेज हमें ड्रॉ करना है इस तरह से। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसके दो कंपोनेंट, तो इसका नाम क्या होएगा, वी बी आर, वी आर बी बोल लो या वी बी आर, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना अगेन। तो वी आर एन और वी बी एन के दो, ये दो ऑलरेडी कंपोनेंट्स हैं, और इसके सम अप करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल वोल्टेज आ जाएगी, वी आर बी, ओके। नेक्स्ट सिमिलरली वी बी एन और वी वाई एन, ये ऑलरेडी हमारे पास कंपोनेंट है, तो इसको हम अब सम अप करेंगे तो हमारे पास इसको कंबाइन करके क्या आ जाएगी, वी वाई बी। एन एन हटा दो दोनों में से, तो क्या बन जाएगा, वी वाई बी। मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ, वी वाई बी के कौन से दो कंपोनेंट्स होंगे, वी वाई एन और वी बी एन। तो ये हमारे पास एक सिंगल बन गया, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच का फेज एंगल कितना होता है, 30 डिग्री। लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज के बीच का एंगल कितना होगा, मींस फेज एंगल कितना होगा हमारे पास, 30 डिग्री। जो भी लाइन वोल्टेज होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, जैसे वी वाई बी, ये हमारी क्या हो गई, लाइन वोल्टेज। वी वाई एन, ये क्या हो गई हमारे पास, फेज वोल्टेज। जहाँ पे भी एन आ जाएगा ना टर्म, वो क्या है हमारे पास, फेज वोल्टेज। वी वाई एन हो गया, वी बी एन हो गया, वी आर एन हो गया, तो एन आ गया तो वो क्या है, फेज वोल्टेज। तो ये क्या है, फेज वोल्टेज, और ये क्या है, लाइन वोल्टेज। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे देखो, ये वी बी आर क्या है तुम्हारे पास, लाइन वोल्टेज, और ये क्या है तुम्हारे पास, फेज वोल्टेज। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा हमारे पास, 30 डिग्री, ओके। क्लियर है यहाँ तक। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो दोबारा रिपीट करके देख लो, बट इसे तुम्हें 2-3 बार समझना पड़ेगा, तो कहीं जाके ये समझ में आएगा। 30 डिग्री हो गया। अब देखो हमें एंगल किसके बीच में चाहिए था, हमें जो एंगल चाहिए था वो किसके बीच में चाहिए था, आई आर और वी आर वाई के बीच में, राइट। तो उसके बीच में एंगल कितना आया था, 30 - 5, आई आर और वी आर वाई के बीच में। अब हम देखते हैं आई आर और वी आर वाई के बीच में कितना एंगल होगा। देखो ये पूरा कितना है, 30 डिग्री, ये कितना है, 5। तो आई आर और वी आर वाई के बीच में कितना एंगल होगा तुम्हारे पास, 30 - 5। इसी तरह अब हम फिर से देखते हैं आई वाई और वी वाई बी के बीच में, ठीक है। आई वाई और वी वाई बी के बीच में कितना एंगल होगा,
30 प्लस 5, तो ये कितना हो गया हमारे पास 30 प्लस 5, और ये कितना हो गया हमारे पास 30 माइनस 5। आई आर और वी आर बी बोलो या वी बी आर बोलो, अगेन सेम है, तो ये कितना हो गया 30 माइनस 5, और ये पूरा कितना हो गया हमारे पास 30 प्लस 5। तो ये फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल भी तुम मत छोड़ के जाना, इससे तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, नेक्स्ट है, अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल दिया हुआ है इन्होंने, कैलकुलेट द एक्टिव एंड रिएक्टिव करंट कंपोनेंट। एक्टिव करंट कंपोनेंट मतलब कि आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई नोट कॉस फाई नोट, ये तुम्हारा क्या है एक्टिव कंपोनेंट, और इसी तरह रिएक्टिव कंपोनेंट कितना है आई नोट साइन फाई नोट। आई नोट साइन फाई नोट कितना हो गया हमारे पास रिएक्टिव कंपोनेंट। ओके, उसके बाद इन्होंने क्या दिया हुआ है स्टार कनेक्टेड। स्टार कनेक्टेड है, वीएल की वैल्यू दी हुई है 10,000 वोल्ट। अगर तुम्हें नहीं पता लग रहा कौन सी वोल्टेज है तो उससे ऑटोमेटिकली लाइन वोल्टेज ही लेना है। उसके बाद दिया हुआ है ऑल्टरनेटर सप्लाइंग 5000 किलोवाट, मतलब पावर की वैल्यू दे दी 5000 किलोवाट दे दी, और हमारे पास पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई की वैल्यू दे दी 0.8, राइट। तो if the total current remains the same when the load is power factor is raised to 0.9। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि अगर हमने पावर फैक्टर की वैल्यू 0.8 से 0.9 कर दी तो उस केस में तुम्हारे पास न्यू करंट कितना होगा। मतलब एक तो ये चीज़ पूछी हुई है एक्टिव कंपोनेंट, और क्या पूछा हुआ है रिएक्टिव कंपोनेंट। तो सबसे पहले हमें एक्टिव कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तुम्हें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V मल्टीप्लाइड बाई आई। अभी 3 फेज का केस है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, √3 VL IL cos फाई, ये हो जाएगा एक्टिव पावर का फॉर्मूला। √3 हमें पता है, VL भी पता है 10,000, IL की वैल्यू हमें नहीं पता बट cos फाई पता है 0.8। पावर की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है 5000, तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू आ गई 3.6 एम्पियर। अब तुम्हें पता है कि स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन में आई की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, IPH की इक्वल होती है, तो यही हमारे पास IPH के इक्वल होगी, राइट। तो हमारे पास एक्टिव कंपोनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज आई नॉट कॉस फाई नोट। आई नोट की वैल्यू मतलब आई की वैल्यू तुम्हें पता लगी 3.6, कॉस फाई नोट की वैल्यू पता है 0.8। इसको सॉल्व करोगे तो एक्टिव कंपोनेंट की कितनी वैल्यू आ जाएगी 2.88 एम्पियर। सिमिलरली अगर तुम्हें रिएक्टिव कंपोनेंट निकालना है तो रिएक्टिव कंपोनेंट के लिए आई नोट साइन फाई नोट, आई की वैल्यू पता है 3.6, साइन फाई की भी पता है 0.6। साइन फाई की देखो कैसे पता है, अगर तुम्हें कॉस फाई की वैल्यू पता है तो यहाँ से तुम्हारे पास साइन फाई की भी वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी, कैसे आएगी, कॉस फाई की वैल्यू क्या है 0.8, यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल सकते हो कॉस इनवर्स 0.8, और फिर इसे साइन से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड से। ये सारा कैलकुलेटर से तुम इजीली कर सकते हो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कितनी आ गई 2.16। ओके, नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा हुआ है, न्यू आउटपुट, राइट। न्यू आउटपुट का मतलब न्यू पावर तुम्हें निकालनी है इन केस ऑफ पावर फैक्टर 0.9। तो तुम्हें पावर का फॉर्मूला पता है, पावर का क्या फॉर्मूला होता है √3 VL IL cos फाई। पावर तुम्हें निकालनी है, √3 तुम्हें पता है, VL की वैल्यू भी पता है 10,000, और IL की वैल्यू भी पता है 3.6, और cos फाई की वैल्यू भी तुम्हें पता है 0.9। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास पावर की वैल्यू आ जाएगी 5611 वोट। ये क्या आ गई तुम्हारे पास न्यू आउटपुट। ओके, आई होप ये तुम्हें क्लियर होगा, इजी ही है ये, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तुम पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थैंक यू।